मे कम इन सर? कम गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. बैठे. थैंक यू सर. शिवम, यस सर. दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं आप. जी क्या समस्या रह गई थी पिछली बार? सर, रिजल्ट विदहोल्ड हुआ था तो मार्क्स नहीं आए थे सर मेरे. क्या मतलब? सर EWS का जो मेरा सर्टिफिकेट था, मेरी इशूइंग अथॉरिटी ने उसमें फिनेंशियल ईयर सर गलत मेंशन कर दिया था. अच्छा. तो सर मतलब पहले UPSC ने एक्सेप्ट किया था सर्टिफिकेट, लेकिन बाद में उन्होंने रिजेक्शन कर दिया सर्टिफिकेट का. अच्छा अच्छा अच्छा. जी तो EWS में क्या क्राइटेरियन है? सर, इसमें वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. व्यक्तिगत या पारिवारिक? सर पारिवारिक. हम्म. और सर अगर नगर पालिका में आपका आवास पड़ता है तो 100 गज से ऊपर का नहीं होना चाहिए मकान, 100 गज या उससे ऊपर. और नगर पालिका से इधर सर 200 गज या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए. और 5 एकड़ कृषि भूमि नहीं होनी अधिकतम. चाहिए. जी और कितना प्रतिशत आरक्षण है EWS को? सर 10%. ये केंद्रीय सेवाओं में है. यस सर. आपको ऐसा लगता है कि जो 50% का कैप है रिजर्वेशन का, उसको वायलेट करता है EWS का कॉन्सेप्ट? सर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था कि जो आरक्षण है वो केवल शैक्षणिक और मतलब सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों तक ही हम अगर सीमित रहेंगे तो कहीं ना कहीं सर जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है या आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन्हें बराबरी के स्तर पर आने का मौका नहीं मिलेगा. तो और उन्होंने ये भी बोला था कि जो 50% की लिमिट है कोई वो रिगरस लिमिट नहीं है, उसे हमें प्रगतिशील लिमिट के रूप में समझना चाहिए. तो उसे अपडेशन. इट इज नॉट ए वायलेशन. यस सर. तो आरक्षण ये दोनों कहाँ है? शिक्षा में भी या रोजगार में भी, या कहाँ है आरक्षण EWS को? सर शिक्षा में भी है. यस सर. ठीक है. आपने बीएड कर रखा है. यस सर. तो बीएड करने के पीछे क्या उद्देश्य था आपका? सर मैंने जब 2020 में इसकी पढ़ाई शुरू करी थी सिविल सर्विसेज की, तो सर क्योंकि इसमें एक अनसर्टेनिटी रहती है. हालांकि सर मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें सिलेक्ट होने की, लेकिन अगर किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो सर एक करियर ऑप्शन के रूप में सर मैंने बीएड करा है. अच्छा. जी. और कहाँ से किया आपने? मोदी नगर. सर जी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी. CCS. तो नई शिक्षा नीति पढ़ी होगी आपने तो. जी सर. जी. तो क्या उसमें नया क्या है? अगर ऐसा कहा जाए कि व्हाट इज न्यू इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सर एक तो उसका दो पॉइंट बताइए मुझे. नया क्या है उसमें? सर एक पैटर्न चेंज किया गया है. 10+2 सिस्टम हुआ करता था सर 1986 की जो पॉलिसी थी. सर अब जो है 5+3+3+4 का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. और क्या फर्क आएगा? सर इससे फ़र्क ये आएगा कि पहले जो 10+2 सिस्टम था उसमें जो मतलब सर फाउंडेशनल कोर्स होते हैं उस पर ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती थी. जैसे सर प्री स्कूलिंग है वो कमज़ोर रह जाती थी, जिससे बच्चों का आगे विकास अवरुद्ध होता था कहीं ना कहीं. तो सर उसे अब स्ट्रॉन्ग किया गया है 5+3+3+4 में. और सर दूसरा सिस्टम है, इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रोविज़न किया गया है ताकि जो हम महिला शिक्षा है और जो ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा है दोनों को आगे बढ़ा सकें. ऐसा आपको लगता है, अगर मैं कहूं कि भारत की शिक्षा पद्धति न तो रोजगार परक है न मूल्य आधारित है? सर हालांकि हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां दिखाई देती हैं. जैसे सर अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत के केवल 51% ग्रेजुएट्स हैं वही एम्प्लॉयबल हैं. तो सर इस रिपोर्ट्स के आंकड़ों को देखें तो हमें महसूस होता है, लेकिन सर ऐसा पूर्णतः नहीं कहा जा सकता. सर भारतीय शिक्षा में मूल्यों की शिक्षा भी इंट्रोड्यूस की गई है. जैसे सर हाल ही में UGC ने गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसमें NEP में मूल्य प्रवाह 2.0 को इंट्रोड्यूस करेंगे. शिक्षा पद्धति की कमियों में शिक्षकों की क्या भूमिका है आपके हिसाब से? सर शिक्षकों की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि वो अपडेटेड एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चों को शिक्षित कर सके और अपने अंदर भी सर एडजस्टमेंट कर सके. वो नहीं कर रहे हैं? सर कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना मतलब इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई नहीं देता है सर, कहाँ कहीं कहीं. जी. तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये शिवम किया है आपने? जी सर. आपने पहले यहाँ पर BSc ऑनर्स किया, फिर MSc किया जी. मैथमेटिक्स में. तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कंटिन्यू किया अपना बीएड? सर जब मैंने बीएड करने का सर सोचा था तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के सर फॉर्म मतलब निकल चुके थे. तो सर मतलब अगले साल का इंतज़ार करने से अच्छा सर मुझे उसी साल दूसरी यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेना ज़्यादा उचित लगा उस समय. तो आपने बीएड आपने कब पूर्ण किया? 22 में? यस सर. तो उसके बाद कहीं पर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? नहीं सर. आपने बस इसी के ऊपर
जी कर रहे हैं। जी। ठीक है, अभी आपका वो जो EWS का आप ही बता रहे थे सर को, वो वाला सेटल हो गया, सॉर्ट आउट हो गया वो वाला इशू? नहीं सर। तो फिर अभी चलते हुए कैसे उसका होगा, क्योंकि अगर पिछली बारी आपका जो रिजल्ट है उसको विदहोल्ड कर लिया गया, जी तो इस बारी क्या सर्टेनिटी है, निश्चितता है जो रिजल्ट आएगा? अभी भी आपने EWS में अप्लाई किया होगा? जी सर। सर इस बार नया सर्टिफिकेट बनवाया था सर, हर साल नया बनवाना होता है सर वो। अच्छा, जी तो उसमें आपको वो एक्सेप्ट हो गया है, जी सर। परंतु अगली स्टेज पर यूपीएससी ने पिछली बारी भी कहा था जो एक्सेप्ट नहीं किया उसे। सर इस बार जो यूपीएससी ने अपना ऐसा क्राइटेरिया रखा था, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो उन्होंने जिनके सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम थी तो सर पहले से ही उन्हें मतलब ऑप्शन दिया था कि आपका ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो सर उस समय मेरा एक्सेप्ट किया गया है सर, सो पिछली यू बार सबसे लास्ट में हुआ था। सो यू आर होपफुल एंड कॉन्फिडेंट। तो मतलब वैसे देखा जाए तो ये आपका पहला इंटरव्यू है, पिछली बारी भी बात हुई परंतु रिजल्ट ही नहीं आया तो पता ही नहीं चला जी सर। जो कितना क्या आपने परफॉर्मेंस आपका किया है। चलिए थोड़ा विदेश नीति के बारे में देखें। जी सर। लुक ईस्ट और फार ईस्ट में आप क्या अंतर समझते हैं, और ये कब दोनों नीतियां कब लागू की गई थी? सर लुकिस्ट नीति का तात्पर्य है कि जो हमारे दक्षिण पूर्व देश हैं उनके साथ हम अपने संबंधों को बेहतर बना सकें। और सर इसकी एग्जैक्ट डेट तो ध्यान नहीं है सर मुझे कब स्टार्ट की गई थी। और एक्ट ईस्ट? सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही मतलब रूपांतरित रूप है ये, लुक मतलब सॉरी सर, लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसी का रूपांतरित रूप है सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चलिए थोड़ा सा कोई करंट उस पर बात करते हैं। क्वाड आप सुना है? जी सर। क्या है? सर क्वाड है यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सर इन चारों देशों का एक संगठन है, अनौपचारिक संगठन। इसका उद्देश्य जो है वो सर इंडियन पैसिफिक ओशन में सहयोग को आगे बढ़ाना, क्षेत्रीय सहयोग आगे बढ़ाना। ये कब से शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई इसकी? ये सर समय क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए? सर इसकी शुरुआत क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। और सर इसकी स्थापना के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि चाइना का जो बढ़ता डोमिनेंस है सर, उसे जो है इस्टेब्लिशमेंट उसका जो है वो थोड़ा कम किया जा सके और आगे आने वाले देशों को भी मौका दिया जा सके और अन्य देशों को भी। तो इसका कितनी आगे तक हम इसको लेकर आ पाए हैं, समर्थ हुए हैं? सर अगर क्वाड को देखें तो सर हम इसकी वार्षिक बैठकें आयोजित करते हैं, उसके माध्यम से सर हम अपनी इंडियन ओशियन की सुरक्षा स्थापित कर पाए हैं। और बाकी सर मतलब अनौपचारिक वार्ताएं भी आयोजित की जाती हैं। कितने इसके शिखर सम्मेलन अभी तक आयोजित हुए हैं? सॉरी सर एग्जैक्ट तो मुझे नंबरिंग याद नहीं है। भारत में होना है इसका शिखर सम्मेलन, कुछ मालूम है यस सर, आपको? यस सर होना है। कब होना है? अ, इसके बारे में कुछ बहुत न्यूज़ रिपोर्टिंग भी थी, प्रेस रिपोर्टिंग थी, कुछ इसके बारे में मालूम है आपको? सॉरी सर जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, हमने उनको न्योता दिया था यहाँ पर आने के लिए, जी सर। उनका आना था जी पर वो टल गया। जी सर। सर मतलब हमने न्योता दिया था उन्हें आने का, लेकिन अभी सर इसे टाल दिया गया है सर थोड़े टाइम के लिए, तो शायद सर इस साल के अंत में ये क्वाड समिट आयोजित की जाए। हमारा अभी जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें कौन विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं? सर उसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर सॉरी सर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जी आ रहे हैं। जी। तो ये किस लिए हम बुलाते हैं अपने गणतंत्र दिवस में? किन लोगों को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? सर गणतंत्र दिवस में किसी भी देश को आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम उस देश के साथ अपने संबंधों को और सकारात्मक दिशा प्रदान कर पाएँ। जैसे सर फ्रांस के साथ अभी हमारी रणनीतिक जो साझेदारी है उसे 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो हम उस उत्सव को भी मनाना चाहते हैं। और सर फ्रांस जो है हमें कई क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में हो और सर चाहे साझी समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, सर उसमें हमारा सहयोगी रहा है। परंतु अभी तो इनके राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए थे G20 के उसमें, जी सर। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, जी सर। तो फिर दोबारा बुलाने की क्या आवश्यकता है? सर दोबारा बुलाने से सर हमारे जो रिश्ते हैं सर और इम्प्रूव हो सकते हैं सर। हालांकि हमने उसमें दूसरे देशों को पहले इनवाइट करा था सर, क्योंकि एक सूची बनाई जाती है सर, उनके उपलब्ध ना होने पर हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को सर न्योता भेजा है। तो ये इनका मतलब फॉल बैक है, मतलब ये हमारी पहली चॉइस नहीं थी? सर हमने
मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता सर, क्योंकि जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं सर, उन्हें अपने देश के भी कुछ काम संभालने होते हैं, तो सर हम उनकी उपलब्धता के अनुसार ही अपने निर्णय लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सो शिवम, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो पहले तुमको बताइए कि आपका जो शहर है रामपुर, ये भी बीच बीच में अखबार की सुर्खियों में रहता है, तो पिछले दिनों किस बात को लेकर रामपुर सुर्खियों में रहा है? सर हाल में आज जब भी आप लास्ट रामपुर का नाम आया हो। सर एक तो वहाँ पर जो विधायक थे सर, उनकी सीट वो हुई थी, तो इसलिए आया था सर रामपुर का नाम। बाकी सर थोड़ा मुझे हिंट कर दीजिए सर, मैं मतलब ना हिंट नहीं करना है, अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है तब तो ठीक है। अच्छा, आज किसी देश में इलेक्शन हो रहा है, किस में इलेक्शन हो रहा है? सर आज? हाँ सर थोड़ा टाइम चाहिए सर। अच्छा बताइए। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं और थोड़े दिन पहले एक बड़े देश में इलेक्शन हो चुका है। जी सर। 1 हफ्ते 10 दिन जो भी हो। जी। किस में इलेक्शन हुआ? सर बांग्लादेश। बांग्लादेश में। उससे हमको क्या लेना देना? सर बांग्लादेश जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सर बांग्लादेश के साथ हमारे लगभग $12 बिलियन के आर्थिक द्विपक्षीय संबंध स्थापित हैं। तो सर नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टनर है सर हमारा। अच्छा, और कोई आज या कल वगैरह के न्यूज़पेपर में कोई खबर, इंटरेस्टिंग खबर? सर भारत मालदीव के रिलेशंस रिलेटेड है खबर। अच्छा जी। तो वो क्या सुधार हो रहे हैं ना नहीं सुधार हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? सर हालांकि अभी संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव दिखाई देता है, लेकिन सर मतलब मेरा मानना है कि सर इन संबंधों को सकारात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि सर भारत के लिए भी मालदीव इम्पोर्टेंट है, और भारत के लिए भी मालदीव के लिए भी सर भारत का उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो क्या आपकी अपनी क्या सोच है कि मालदीव के संबंध को लेके हमारी जो प्रतिक्रिया आई है, वो प्रतिक्रिया सही थी? सर जैसे जो मालदीव में टूरिज्म का एक मुद्दा आया था सामने, लक्षद्वीप में टूरिस्ट प्लेस नहीं, मालदीव अलग है, लक्षद्वीप अलग है। जी। सर मेरा मानना है कि हमें जो है संबंधों को सकारात्मक दिशा प्रदान करनी चाहिए, और सर बाकी अगर अपने देश में टूरिज्म प्रमोट करने की बात हो, अगर मान लीजिए मेरे प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं तो हमको उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? सर हमने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी सर, उसी प्रतिक्रिया के बेस पर वहाँ के 3 मंत्रियों को निलंबित भी किया गया था। तो सर ये उतने लेवल तक सीमित रहना चाहिए सर, बाकी संबंधों को हमें खराब नहीं करना चाहिए देशों के साथ। उसके पहले एक न्यूज़ आई थी आदित्य L1। जी सर। ठीक है, उसमें L क्या था? सर L1 एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर सर सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो L क्या है उसमें? सर लैग्रेंजियन। हाँ, ये कौन है? आदमी का नाम है, जानवर का नाम है, क्या है? लैग्रेंजी कौन है? सर ये साइंटिस्ट का नाम है सर। साइंटिस्ट का नाम। यस सर। पर मैं तो एकदम काउंटर करूंगा आपको, मैं कहूँगा नहीं, ये तो गणित वाले आदमी का नाम, गणितज्ञ का नाम है। सही है क्या? गणितज्ञ थे ना, साइंटिस्ट थे? सर एक गणितज्ञ भी थे सर, लैग्रांज। वो अलग है नहीं अलग है क्या? सर इनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान था सर, बाकी मुझे नहीं वही व्यक्ति है ना, दूसरा कोई व्यक्ति है? सर ये एग्जैक्ट नहीं पता है। चलिए गणित के विषय में बताइए, आप तो कुछ जानकारी रखते ही होंगे गणित के बारे में। जी सर। ठीक है, बीएससी किया ना? जी सर। हाँ, तो गणित बताइए तो हमको कि लैग्रेंजी जी का गणित में क्या योगदान था? सर उन्होंने एक लैग्रांज थ्योरम दी थी। तो सर उसमें कहा उस थ्योरम में ये होता है कि ए से बी का अगर कोई क्लोज इंटरवल है, उसमें कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, और उसी के ओपन इंटरवल में अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल ए टू बी में एक पॉइंट सी मिलेगा। तो ये लैग्रेंजी जी ने कहा। यस सर। और उसी ने वो भी कहा है जो आप बता रहे हैं ना कि सूरज और पृथ्वी के बीच में। तो क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा है कौन सी वो प्रमेय या कौन सी क्या थ्योरी दी उन्होंने? सर उन्होंने कहा है कि जो L1 पॉइंट है उसमें सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। तो अगर इस जगह पर कोई भी मतलब इस्टेब्लिश किया जाता है मिशन, तो वो दोनों की शक्तियों से इधर उधर अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, बल्कि एक फिक्स सिचुएशन पे रहेगा। 1 क्यों कह रहे हैं? सर ये 5 पॉइंट है, उनमें से एक पॉइंट है L1। तो L4 L5 में भी रख सकते थे क्या इनको?
सर उसमें रख सकते थे, लेकिन उसमें अगर रखते तो हमारी एनर्जी जो है वो सर और ज़्यादा यूज़ होती। ओह अच्छा, जी। बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, तो इसके अलावा और न्यूज़पेपर में कोई खबर जो कि आपको अच्छा लगा हो, जिस पर हम डिस्कस कर सकें? सर एक जो 3 रिफॉर्म्स आए हैं, भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, सर उस वो तो पे। बहुत दिन हो गया, जी। मैं समझ रहा हूँ। तो उसमें से आप क्या सोचते हैं, ये सही काम हुआ ना गलत काम हुआ? सर ये एक सकारात्मक कदम है। सकारात्मक। जी। कौन सा मुख्य परिवर्तन आया इसमें? सर इसमें भारतीय न्याय संहिता में एक राजद्रोह वर्ड था। सर उससे क्या होता था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी आर्टिकल। जगह क्या हुआ? सर देशद्रोह। दोनों में फर्क है क्या? सर राजद्रोह में अस्पष्टता रहती थी हाँ कि हाँ। जी, अगर कोई सरकार के खिलाफ सर अगर कोई गलत बोलता था या अभिव्यक्ति करता था तो उसे भी देशद्रोह की संज्ञा दी जाती थी। अब सर आप देशद्रोह वर्ड होने से अगर आप कंट्री के विरुद्ध कोई एक्शन लेते हो तो सर उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। थैंक यू। शिवम, मैं थोड़ा आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे मैथमेटिक्स से ही पूछूंगी कुछ चीज़ें। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है? सॉरी मैम, एक लॉ बार। ऑफ लार्ज नंबर्स। सॉरी मैम। अच्छा, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है? मैम स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, और मैम इसमें हम डेटा एनालिसिस का अध्ययन करते हैं, डेटा का अध्ययन करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स यूज़ होता है और मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ यस होता मैम। है? किस चीज़ से कनेक्टेड है दोनों? मैम दोनों नंबरिंग से कनेक्ट है मैम, डेटा से। डेटा से। और थोड़ा बताइए। मैम बाकी मैम एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, तो मैम उसका भी स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है। क्या कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों को लिंक करता है? दोनों को लिंक करता है मैम, डेटा ही ध्यान कर पा रहा हूँ। डेटा मतलब आप डेटा नंबर्स लेके उसके बाद क्या करते हैं? मैम उन्हें एनालाइज करते हैं। डेटा को एनालाइज करते हैं। क्या चीज़ों से? मैम मतलब उसमें देखते हैं ग्रोथ हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कोई नंबर, मतलब मैम ओवरऑल उसकी सिचुएशन कैसी है पहले के मुकाबले, कंपैरिजन करते हैं। ओके। एंड मैथ्स का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में कहाँ दिखता है? मैम मैथ्स में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ते हैं, तो मैम उसकी सहायता से हम मॉडल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ या फिर मैम उसकी मतलब कितना वो प्रगतिशील हो रही है, कितना उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, मैम इन लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। इक्विटी कैसे मेजर कर सकते हैं? इक्विटी को कैसे रीच कर सकते हैं मैथ्स से? इक्विटी कॉन्सेप्ट है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसे मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं? मैम मैम मैथ्स की सहायता से हम मतलब किसी भी समाज का एक मैम ब्रॉड पिक्चर ले सकते हैं डेटा के माध्यम से, और मैम हमें जहाँ लगेगा कि मतलब वंचित वर्गों को यहाँ तक सुविधाओं का लाभ नहीं पहुँचा है, तो मैम हम जो हमारी वित्तीय सुविधाएं हैं उनको वंचित वर्गों की ओर मोड़कर मैम इक्विटी स्थापित कर सकते हैं। एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, अभी आपने लेग्रेंजन का नाम लिया, उसमें एक ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल होता है। यस मैम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। कंडीशन। सॉरी मैम, लेग्रेंजन यूज़ करा है आपने? मैम थ्योरम के रूप में पढ़ा है मैम, बाकी अभी याद नहीं आ अच्छा। पा रहा है। ओके। एक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है? मैम मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स को कौन लिंक कर रहा है? प्रोबेबिलिटी मैथ्स स्टैट्स में नहीं आता है? मैम आता है, लेकिन मैंने मैम मैथ की उसमें पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी। ओके। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के बारे में जानते हैं? जी मैम। थोड़ा बताइए। मैम इसमें मुद्रा का अवमूल्यन। मैम जब भी मतलब विकासशील देश होते हैं तो अगर वो अपना निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं तो मैम वो मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, इसके माध्यम से मैम निर्यात बढ़ जाता है, तो मैम इसलिए किया जाता है। तो अगर आप रियल डेप्रिसिएशन देखें तो न्यूमरेटर में मतलब ऊपर की तरफ ये रेशो होता है प्राइसेस का, है ना? जी मैम। बाहर के मार्केट का प्राइस और डोमेस्टिक कंट्री का प्राइस, तो ये जब बढ़ता है तो क्या होता है? जब डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा तो क्या होगा? बाहर के प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस में क्या अंतर होगा? मैम ये जो रेशो है वो तब बढ़ सकता है जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कम हो। तो इसका मतलब बाहर का प्राइस बढ़ रहा है कि
डोमेस्टिक प्राइस कम हो रहा है? कौन सा बड़ा है, छोटा है, कंपेयर मैम बाहर का बढ़ रहा है और बढ़ जो रहा है। डोमेस्टिक प्राइस है वो कम हो रहा है। तो इसमें इम्पैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट्स के ऊपर? मैम एक्सपोर्ट बढ़ेंगे हमारे। शिवम, ये बताओ, कई बार तुमने ये असर्शन सुना होगा, खास कर विगत 4-5 वर्षों में, कि 1700 ईस्वी में पूरे वैश्विक ट्रेड का, वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 24% हिस्सा भारत का कंट्रीब्यूशन था। 1947 में हमें आज़ादी मिली और 1950 का डेटा बताता है कि वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन घटकर 2.4% के आसपास रह गया या 3% रह गया। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हो? यू आर ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यू नो लिटिल बिट अबाउट हिस्ट्री, यू नो लिटिल बिट अबाउट इकोनॉमिक्स। अब बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, अच्छे से समझ नहीं आया। 1700 ईस्वी में 1700 के ही आसपास ब्रिटिश, फिर मुगल काल लगभग खत्म हो रहा है और ब्रिटिश का इंक्लूजन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, ठीक है? इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 1700 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड का 24% हिस्सेदारी भारत का कंट्रीब्यूशन था इंडियन इकोनॉमी का। 1950 में जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए, उस समय हमारा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में 2.4% या 3% रह गया। तुम एक गणित के विद्यार्थी रहे हो, इतिहास के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है तुम्हें। निष्कर्ष निकालो, क्या कहोगे इस डेटा को लेकर, क्या कहोगे? मतलब सर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस डेटा से? मुगल काल खत्म हो रहा है, ब्रिटिश आ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वो दखल दे रहे हैं, फिर उपनिवेश भी यहाँ बन गया भारत, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% रह जाता है, 24 से 3%। अब कहानी बनाओ तुम अपनी तरह से। सर थोड़ा टाइम ले सकता हूँ सोचने बिल्कुल में? लो टाइम। सर पहले मतलब सर हिस्ट्री के पर्सपेक्ट में देखें तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मतलब यहाँ पे कच्चा माल लेते थे यहाँ से और निर्मित करके अपने देश ले जाते थे। औद्योगिक क्रांति कब हुई? सर 18वीं शताब्दी में। मैं 1700 बोल रहा हूँ, यानी 1700 कब हुई औद्योगिक क्रांति? 99 या 1780 के आसपास, 1770-80। तो ये तो चलेगा नहीं भाई, हाँ? 100 साल पीछे, आगे का एक्सप्लेनेशन 100 साल पीछे में रोक दे रहे हो। कुछ और बताओ। ब्रिटिश भारत से व्यापार कच्चे माल का शुरू नहीं किए थे, वो तो औद्योगिक क्रांति बीच में हो गया, तब फिर कच्चा माल पर उतर आए। सर मसालों का, सर मसालों से रिलेटेड। हाँ छोड़ो, मसाला वगैरह छोड़ो, 1700 और 1950 वाला बताओ। ये सवाल हिस्ट्री का है या मैथमेटिक्स का है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब सर इसमें दोनों का ही मिश्रण है सर, हिस्ट्री का भी है मतलब पर्सपेक्टिव, और सर मैथ का भी है, क्योंकि 24 से हम 3% चलो पे आए। ये मैं फीडबैक में फिर इससे आगे मैं पूछूंगा। व्हाट इट टेक्स टू आइडेंटिफाई अ मैथमेटिकल माइंड। किसी बच्चे को आप देखते हैं और वो कुछ करता रहता है, ऐसा क्या देखते हो उसके बिहेवियर में जिससे कह सकते हो कि नहीं, अरे इस व्यक्ति में मैथमेटिकल माइंड, ही हैज अ मैथमेटिकल माइंड? सर मैथमेटिक्स जो है वो मुख्यतः लॉजिक पर आधारित होती है, तो अगर सर किसी का रीजनिंग पावर अच्छी है, एनालाइज करता है सर वो, तो उसे सर देख के कहा जा सकता है। जैसे इसीलिए तो दिया था तुम्हें ये सवाल। जी सर। कुछ पैटर्न का भी है कि कैन यू, मैथमेटिशियंस कैन आइडेंटिफाई पैटर्न बेटर देन एन एवरेज पर्सन? यस सर। अच्छा। अरेबिक न्यूमरल्स जिसे कहते हो, अरेबिक न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स होते हैं, जी एक्स और वी वाला जो हम लोग लिखते हैं। जी। फिर अरेबिक न्यूमरल्स आया बाद में। वो मूलतः कहाँ के न्यूमरल्स हैं? सर जो 1 2 3 हम लोग लिखते हैं, जी वो मूलतः कहाँ के न्यूमरल्स हैं? आर दे अरेबिक?
सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, चलिए, ठीक। ये शिवम, शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी और कमीशंस की। जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा है, क्या पर्पस है उसका? सर उनको इसलिए रखा है कि एक संघ के लेवल पर सिविल सर्विसेज का प्रावधान किया गया है, बाकी सर राज्यों की सहायता के लिए, और उनमें लॉ एंड ऑर्डर और सारी गतिविधियां सर स्ट्रांग हो सकें। नहीं, वो तो कानूनी संस्थाएं भी हो सकती थी। जी सर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती थी, हर राज्य अपने अपने तरीके से गठित करता। तो राज्य लोक सेवा आयोगों का भी उल्लेख है संविधान में, जी सर। है ना? जी तो क्या वजह है इसके संविधान में रखने की? कोई इसकी कार्यप्रणाली पर कोई असर आएगा? सर, एक तो इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है सर, उसे प्रमोशन मिलता है। और सर भारत की एकता अखंडता के लिए भी सर ये ज़रूरी है कि संघ का राज्यों के साथ भी वही संबंध बना रहे और इसके बारे में अच्छी जानकारी हमें मिल सकें सर निरंतर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मे आई कम इन सर? थैंक यू सर। ओवरऑल क्वाइट गुड, अच्छा है, आंसर्स भी अच्छे हैं, प्लेजेंट है। थोड़ा पोस्चर और स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत ऐसे लग रहा है। आप सीधा अब ठीक है पोस्चर, है ना? थोड़ा उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है सर। है ना? बाकी तो अच्छे आंसर हैं ओवरऑल। सर का आंसर तो कंफ्यूज कर गए तुम, वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में यू आर कॉट समवेयर इन बिटवीन। है ना वो समझ सर? नहीं आ रहा था वो सर। समझा, वो मैं आधे मिनट में थोड़ा बता देता हूँ। 1700 का अगर तुम ग्लोब देखो तो 1700 के फॉर्मल इकोनॉमीज में ना नॉर्थ अमेरिका है, ना साउथ अमेरिका है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना अफ्रीका है। तो मूलतः फॉर्मल इकोनॉमी एशिया और यूरोप का है। तो एशिया और यूरोप के ग्रॉस इकोनॉमी में, ग्रॉस ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन वैसे ही ज़्यादा होगा। जी ठीक है। और जब 1950 की बात कर रहे हो तो फॉर्मल इकोनॉमी में ये पूरा ग्लोब आ गया, जी पूरे सर। कॉन्टिनेंट्स आ गए। तो केवल ब्रिटिश को दोष दे देना कि ब्रिटिश आए, उन्होंने ऐसा बर्बाद कर दिया कि देखो कहाँ हम सोने की चिड़िया थे और अब क्या गरीब हो गए 1950 में, ये इतिहास के दृष्टिकोण से ऐसा बोला जाता है। मैथमेटिकल माइंड बोलेगा कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सवाल है भाई साहब। हाँ ठीक है। 1700 में जो आपका पूरा फॉर्मल इकोनॉमी है वो ही छोटा था, तो उसमें निश्चित रूप से भारत का हिस्सा ज्यादा होगा। जी सर। जो नंबर से ऐसा आकर्षक लगता है कि ये आर्गुमेंट जो कॉलोनियलिज्म वाला है ना, वो बड़ा धमाकेदार से शशि थरूर बोलकर काफी ताली बटोरते हैं ऑक्सफोर्ड डिबेट में, लेकिन कोई मैथमेटिकल माइंड का आदमी बैठा रहेगा तो ये सवाल पूछ देगा उनसे। ठीक है, इसलिए पूछा था। थैंक यू सर। और जिसे तुम अरेबिक न्यूमरल कहते हो, जिसने रोमन न्यूमरल्स को 15वीं 16वीं शताब्दी यूरोप में बिल्कुल खत्म कर कर मैथमेटिक्स को एक दूसरे लेवल पर ले आया, अकाउंट्स पॉसिबल हो पाया, अकाउंट कीपिंग पॉसिबल हो पाया, लेजर बुक्स बने जाने लगे, मर्केंटाइल इकोनॉमी फ्लरिश किया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ 17th सेंचुरी में, उसके बेस में है यूज ऑफ अरेबिक न्यूमरल्स, क्योंकि रोमन न्यूमरल से वो संभव नहीं था। जी सर। और वो अरेबिक न्यूमरल्स मूलतः इंडियन न्यूमरल्स हैं। दैट गोज टू द क्रेडिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा पढ़ लो इसको। जी सर। तो बेसिकली आपका शिवम, आपका एटीट्यूड ठीक है, द वे यू कंडक्ट एंड द वे यू रिलेट टू द इंटरव्यू बोर्ड। खाली इंफॉर्मेशन बेस में आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है? जो आपको विदेश नीति की हमने जो बात की, अब एक्ट ईस्ट फार ईस्ट में यू हैव टू रियली फोकस। एक्ट ईस्ट का बहुत ही लिमिटेड दायरा था, फार ईस्ट को बहुत हमने एक्सपैंड किया है। और कब शुरुआत हुई? 1992 में एक हुई, 2014 में दूसरी हुई, और फिर इनका क्या, व्हाट हैज बीन द ट्रेजेक्टरी और कैसे क्या क्या सक्सेसेस रहे हैं, ये दोनों आपको देखना है। क्वाड का जहाँ तक सवाल है, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन को हमने पहले निमंत्रित किया था, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद इनको मैक्रों को बुलाया गया, तो आ रहे हैं यहाँ पर। वो आपने जवाब ठीक दिया, परंतु क्वाड के बारे में कब मुलाकात होनी है, यहाँ पर भारत में मुलाकात होनी है, इसी साल में मुलाकात होनी है।
और वहाँ के जो इलेक्शंस हैं, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, उससे पहले होनी है। सो इट हैज़ टू बी विद इन दिस। तो थोड़ा पढ़ाई कर लो इसके बारे में, है जो भी करंट इश्यूज हैं, मे बी जो इतना पुराना है उसके बारे में नहीं, पर जो करंट इश्यूज हैं, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, G20 है, प्राइम मिनिस्टर का विजिट्स रहे हैं इधर उधर, क्या मेन अचीवमेंट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। ओके, इसमें मैथ्स में मैं कहूँगी आपके कुछ फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज आपका रहा है मेन स्ट्रीम। और जैसे लेग्रांजन है, ये तो अभी हॉट क्वेश्चन आएगा आपके पास ज़रूर। लेग्रांजन का जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है वो ही इकोनॉमिक्स में एप्लीकेबल है। और इनपुट आउटपुट मॉडल आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, हाँ मैम। है ना, ये चीज़ें आपके ब्रश होनी चाहिए, बिकॉज ये ही एप्लीकेशन आप इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हो। और स्टैट्स और मैथ्स का लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ही मेन कनेक्शन है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ द प्रोबेबिलिटी विच इज़ टेकिंग ऑल द थिंग टू द ट्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है वो ओरिजिन मैथ्स से होके स्टैट्स में आया, स्टैट्स में भी मैथ्स का एप्लीकेशन है, मैथ्स में भी स्टैट्स का एप्लीकेशन है। सो डेफिनेटली मैथ्स बना पहले ब्रांच एंड देन स्टैट्स उसमें से निकल के आया, बट स्टैट्स को प्रोबेबिलिटी ने बनाया। एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में डेप्थ में थोड़ा पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट को, जी। ठीक है। ठीक है शुभम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।